हेलो दोस्तों, आज हमारा ये झारखंड एपीओ प्री एग्जाम का तीसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले दो टेस्ट हो चुके हैं, एक 1 नवंबर को और एक 4 नवंबर को, और आज ये 7 नवंबर को तीसरा टेस्ट है। ये 10 मॉक टेस्ट की हमारी सीरीज है, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर, 100 क्वेश्चंस की। ठीक है, और इसमें लेटेस्ट केस लॉ भी आपको मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन जैसे मिलते हैं, तो जो लेटेस्ट केस है वो 4 ही लेटेस्ट केस आपको मिलते हैं। ठीक है, और उससे लेटेस्ट केस से रिलेटेड आपको कम से कम मतलब आपको लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो 9 से 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन में आपको लगभग 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो 4 लेटेस्ट केस हो गए आपके। तो लगभग कुछ मिला के आपको 25-30 से ज्यादा केस, आपको लेटेस्ट केस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप सारे लेटेस्ट केस को भी अपने नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 85 तक आपको इसमें पहुंचना है। ठीक, तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट देखते हैं। तो पहले जो तरीका है वो आपने अगर पहला टेस्ट लगाया है, दूसरा टेस्ट लगाया, तो उसमें हम तरीका बता चुके हैं। ठीक है, तो कैसे पेपर को सॉल्व करना है। तो तीसरा टेस्ट है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको पहले नोट अपना ओएमआर शीट वगैरह, या तो ओएमआर शीट ले लीजिए, ठीक है ना, या अपना एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और उसमें 1 2 ऐसे करके उसमें काउंटिंग करते रहिए, अपना पेपर सॉल्व करते रहिए। 1 से 100 क्वेश्चन तक मैं स्क्रॉल करके इस वीडियो को आपको 100 क्वेश्चन तक दिखा दूंगा, और 2-3 मिनट के बाद में ही फिर हम पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप अपना पेपर सॉल्व कर लेना, और जब कर लो तो उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, तो ये 1 से लेकर, आप म्यूट भी कर सकते हैं अपने वीडियो की वॉल्यूम को। तो ये 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपको जहां पे भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, वहां आप मतलब पूरा दिखाई दे दे, वहां आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से इसमें, मैं तो इसे स्क्रॉल कर रहा हूं, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वहीं पे पॉज करके। तो हम 30 क्वेश्चन पर जैसे आ गए, ये लेटेस्ट केस लॉ है आपके। ठीक है, और चारों पार्ट है इसमें, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और पहले आप सॉल्व करके उसके बाद में आप इसके आंसर लगाएं, आंसर देखें। ठीक है, तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, और उसके बाद 100 क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे साथ ही साथ। क्योंकि देखो, एक एक क्वेश्चन में अगर सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें आपका एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, तो फिर आप थोड़ी उतनी देर बैठे रहेंगे जितनी देर मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो इससे आपका टाइम खराब होगा। तो यूट्यूब पर सॉल्व करने का तरीका सिर्फ ये है कि आप शुरू में 2-3 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे। तो आपको अगर पता चल जाए कि हाँ, पहले आपको 100 क्वेश्चन दिखाए जाते हैं, तो आप स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर देंगे 100 क्वेश्चन को। ठीक है, फिर उसके बाद में आप अपना आंसर मिला लेना। तो ये हमारे 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं, और अब आप जो है इनके आंसर मिला लेना। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन कब साबित कर सकता है, या उसकी ओर से ऐसे कथन को कब साबित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है, यदि वह मृत्युकालिक कथन के रूप में रिलीवेंट है। दूसरा है, स्टेटमेंट एंड रीजन पे है, जो कन्फेशन है यदि स्वतंत्र और स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग सदैव उसके करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। कन्फेशन सहअभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है ना। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है, तो इसका आंसर है सी।
क्योंकि जो कन्फेशन है वो सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य होता है। उसके बाद तीसरा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई स्टेटमेंट किया गया, योजना के अनुसार ही अभिकल्पना को कार्यान्वित किया गया, परंतु हत्या में कौन व्यक्ति शामिल थे यह कथन कर्ता ने अपना स्वयं का कोई संदर्भ नहीं दिया इसमें। तो यहाँ पर कथन का मात्र वही अंश साबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो। धारा 27 इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है एडमिशन। एडमिशन क्या है? निश्चयक सबूत नहीं है, 4 का बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, स्वयं को और साथ साथ अपनी अन्य संस्वीकृति न करने वाले सहअभियुक्त को आलिप्त करने वाली, आलिप्त मतलब शामिल करने वाली सहअभियुक्त की संस्वीकृति यानी कन्फेशन का एविडेंशियरी वैल्यू क्या होता है? तो यहाँ पर ऐसी जो कन्फेशन है वो सभी को एक्यूज्ड के विरुद्ध रिलीवेंट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि सुसंगता और ग्राह्यता, रिलीवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, ये दोनों ना तो समानार्थी हैं और ना ही समविस्तीर्ण हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 27 की प्रयोज्यता, प्रयोज्यता मतलब लागू होने के लिए पहली शर्त नहीं शर्त यह है कि अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी से उस तथ्य का पता चलना चाहिए जो ऐसी जानकारी का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो ये लेटेस्ट केस लॉ है आपका, इसमें है ये डाला सुब्बाराव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है शरद चंडे वर्सेस गोपाल चंद लाहा का केस किससे संबंधित है? तो ये धारा आपका 115 एस्टॉपेल से, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में कब शामिल किया गया था? तो 17 अगस्त 2000, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो, ठीक है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट उसके द्वारा बनाई नहीं जाती है। उसके बाद में जहां जलने के कारण मरणासन्न विक्षिप्त मस्तिष्क वाली विवाहिता महिला के जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसमें उसे तत्समय एक अभिकथन के लिए मानसिक स्थिति के लिए तो नहीं वरन शारीरिक स्वस्थ घोषित किया गया था। किस बात में कोर्ट ने कहा कि उसका जो स्टेटमेंट है वो विश्वसनीय नहीं है? तो यहाँ पर ये रविचंद्र वर्सेस पंजाब राज्य का केस है। उसके बाद में नेक्स्ट है वचनात्मक निबंध जो प्रोमिसरी एस्ट्रोपल होता है उसका सिद्धांत पाया जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें वो प्रोस्पेक्टिव यानी भविष्यवर्ती प्रतिफल के नियम के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो अभिधारी होता है, टेनेंट जो होता है, उसको भूस्वामी के उस संपत्ति पर स्वत्व का प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब डिनाई करना, ठीक है ना, डिनाई न करने दिया जाएगा। स्वत्व मतलब टाइटल पर, ठीक है, टाइटल से डिनाई करने नहीं दिया जाएगा। तो ये है 116 जो एस्ट्रोपल से रिलेटेड जो प्रोविजन है उसमें चैप्टर 8 में एविडेंस। 13 के बाद में नेक्स्ट है 14 है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है और लास्ट सीन थ्योरी है इसके एविडेंशियरी वैल्यू पर निर्णय देते हुए कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कन्फेशन है और लास्ट सीन से संबंधित जो एविडेंस होता है वो एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है, इसलिए इन साक्ष्यों की अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से संपुष्टि के बिना मात्र इनके आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। तो किस केस में कहा था? रंतु यादव वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य। उसके बाद में नेक्स्ट है एक अभियुक्त जिसको आईपीसी की धारा 302 और 304 बी के अधीन आरोपित किया गया था उसको धारा 302 के अपराध से एक्विटल कर दिया गया है। तो 113 बी की उपधारणा का क्या होगा? तो वह स्वतः खंडित नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 16 बी अपनी पत्नी से कोई पत्र लिखता है जिसमें दया के संबंध में मानहानि पूर्ण बातें हैं। इस कम्युनिकेशन को प्रकट करने के लिए, प्रकट मतलब डिस्क्लोज करने के लिए सह को विवश नहीं किया जा सकता। तो ये बात सही है। विवाह के अस्तित्व के दौरान पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को दी गई कम्युनिकेशन विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। विशेषाधिकार मतलब जो प्रिविलेजेस होता है, तो इसमें दोनों ही चीजें सही हैं और इसका ये सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद में नेक्स्ट है 17 किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित किसी शर्त को, तो यहाँ पर
जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, जो हाई कोर्ट होता है, वो क्या कर सकता है, उसमें मॉडिफाइड कर सकता है। रेप पीड़िता, रेप करने के अपराध के इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभिकथित जो विक्टिम है उसकी मेडिकल जांच जो कराई जा सकती है, वो कैसे कराई जा सकती है, उस पीड़ित की सहमति से, उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति है उसकी ओर से, ठीक है ना, सहमति जब दी जाती है। सीआरपीसी की मुख्य विशेषता क्या है, तो जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो अजमानती अपराध होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस, उनके मामले में जो बेल के संबंध में जो प्रोविजन है, उनके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, तो यहां पर इसका आंसर है डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है सीआरपीसी की किस धारा के अधीन जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनसे सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जाती है, तो हैबिचुअल से 110 के अधीन, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन जो कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय मजिस्ट्रेट का जो ड्यूटी है वो क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर कन्फेस करने वाले स्टेटमेंट को प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखने का उसकी ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट है 23, कौन सा वाद एंटिसिपेटरी बेल से संबंधित है, तो दिनेश डालमिया वर्सेस सीबीआई, ये केस है एंटिसिपेटरी बेल से संबंधित। उसके बाद में नेक्स्ट है, और इसमें से गलत छांटना है, ठीक है ना, तो धारा 125 के अधीन एक आदेश पारित किया जा सकता है सीआरपीसी में जबकि एक व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है, ठीक है ना। तो इसमें अपनी पत्नी का, चाहे वह पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो, जब वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहती है तब वो भरण पोषण नहीं करता है जो है, ठीक है। तो रॉन्ग पूछ रहा है, तो ये वाला इसमें सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है उन्मोचन का आदेश, जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज ऑर्डर क्या है, वो जजमेंट नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 50 ये कहती है कि बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और गिरफ्तारी जमानती अपराध के लिए होती है तो वहां जमानत के अधिकार उसको संसूचित किए जाएंगे, मतलब उसको बताए जाएंगे। और अगर इस उपबंधों का इन प्रोविजन का अगर पालन नहीं किया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो इससे व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध जो डिटेंशन है उसका वो इलीगल हो जाएंगे और गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेदन करने के लिए समर्थ बना देंगे, मतलब वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए, रेट फाइल कर सकता है। उसके बाद में 27 क्वेश्चन है सीआरपीसी की धारा 24(1) में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्ड है उसके बाद में जो शब्द इसमें अंतस्थापित है वो क्या है, तो एक या अधिक अतिरिक्त या अपर लोक अभियोजक जो है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो कहां पर दिए हुए हैं, तो कंपाउंडेबल जो ऑफेंस है वो सीआरपीसी की धारा 320 में दिए हुए हैं। 28 का सी हो गया। उसके बाद 29 है किस केस में ये कहा गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध चार्ज फ्रेम करने या कॉग्निजेंस लेने के समय अभियुक्त को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का राइट नहीं है, तो ये किस केस में कहा गया था, तो ये उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पहाड़ी का केस है, उसमें कहा गया था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 167 के अधीन 60 दिन या 90 दिन की रिमांड अवधि की काउंटिंग उस तिथि से करनी चाहिए जिस तिथि को मजिस्ट्रेट रिमांड को अधिकृत करता है, तो ये किस केस में कहा गया, तो ईडी बनाम कपिल वधावन का केस है 2023 का, उसमें कहा गया था। इंपॉर्टेंट केस है तो ये सारे केस लो आपको पढ़ लेने हैं सारे। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की प्रकृति और अंतरिम जमानत दिए जाने की शर्तों के बारे में बताया था, तो ये 31 का ये है अरविंद केजरीवाल बनाम ईडी, ठीक है ना, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। नेक्स्ट है यदि परिवादी मामले की सुनवाई के दिन एब्सेंट है तो मजिस्ट्रेट स्वविवेक से कुछ विशेष परिस्थिति में अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकता है, तो इसका आंसर है जब आरोप विरचित किया गया हो, तो किस परिस्थिति में अभियुक्त को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, तो जब आरोप विरचित किया जा चुका हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 33 जब गिरफ्तारी का वारंट और सीआरपीसी की धारा 82 के अधीन फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई और बाद में 83 के अधीन कुर्की का भी एक आदेश पारित कर दिया गया, तो इन आदेशों की वैधानिकता क्या है, वैलिडिटी क्या है इसकी, तो ये वैलिडिटी क्या है कि क्योंकि धारा 82 के अधीन आदेश संवैधानिक, अवैधानिक और अनुचित है, जिससे कुर्की जो अटैचमेंट है उसका भी आदेश क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है।
ब्रिटिश नागरिक ने भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया है, अपराधी के विरुद्ध किस उपबंध के अधीन कार्रवाई की जा सकती है? तो यहाँ पर धारा 188 के अधीन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन क्या है, किस केस में ये कहा गया है कि अभियुक्त केस डायरी का उपयोग नहीं कर सकता? अभियुक्त या उसके अधिवक्ता न तो केस डायरी मंगवा सकते हैं और न ही उसका अवलोकन का दावा कर सकते हैं। तो इस केस में कहा गया था मुकुंदलाल वर्सेस भारत संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया। सीआरपीसी में वादों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति पूछ रहा है। तो 406 से ये स्टार्ट होते हैं, तो 409 में यहाँ पर सेशन कोर्ट की शक्ति है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है अवैध गिरफ्तारी विचारण को दूषित नहीं करती है। ठीक है, तो अवैध गिरफ्तारी विचारण को दूषित नहीं करती है, तो ये बात सही है। एक कन्फेशन अवैध गिरफ्तारी से अविधि मान्य नहीं हो जाती, गलत। केवल एक व्यक्ति को पुलिस थाने में रखना है, उसके गमनागमन को पुलिस थाने की परिसीमा के भीतर ही प्रतिबंधित करना गिरफ्तारी की कोटि में आता है। तो गिरफ्तारी नहीं, वो अवैध निवृत्ति होती है, तो ये भी गलत हो गया। गिरफ्तारी हथकड़ी लगाकर करना आवश्यक नहीं है, मात्र मौखिक उद्घोषणा से भी हो सकती है, तो ये बात सही है। तो यहाँ पर आंसर हो गया 37 का बी। उसके बाद में नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 77 के अधीन गिरफ्तारी का वारंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो 38 का हो गया सी, भारत के किसी भी स्थान में। समन मामले का मतलब क्या है? सिंपल है, 2 वर्ष तक के जो मामले होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? रिमीजन कौन कर सकता है उसका? तो समुचित सरकार। ठीक है ना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ पर करती है। उसके बाद में 41 लेटेस्ट है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में दांडिक विधि का जो प्रवर्तन है वो धारा 154 से प्रारंभ होता है। जो सूचना दाता होता है सबसे पहले पुलिस स्टेशन के बाहर अधिकारी से संपर्क करेगा, उसके बाद ही 154(3) के अंतर्गत वो एसपी से संपर्क करेगा, और इसके बाद ही धारा 156(3) या 190 के अधीन कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉन्टैक्ट यानी संपर्क कर सकता है। तो ये किस केस में कहा गया था? तो अनुराग भटनागर बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली 2025 का केस है, उसमें कहा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है 42 कौन सा एक मैचिंग नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बी वाला है इसका आंसर 42 का, ये यूटी जो है वो 8 में है, यहाँ साफ दे रखा है। उसके बाद निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो कहाँ किया जाता है? तो ये आपका 324 आर्टिकल का क्लॉज 2, यहाँ पर ये आंसर सही है। उसके बाद आर्टिकल 21 नागरिकों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण न केवल कार्यपालक कार्यवाही के विरुद्ध अपितु विधायी कार्यवाही के विरुद्ध भी होता है। तो ये किस केस में कहा गया था? तो ये आपका जो मेनका गांधी का जो केस है उसमें कहा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सी रिट है जो केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है, यानी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटी है उनके विरुद्ध जारी की जाती है। तो उत्प्रेषण रिट जो होती है, सर्सोररी जिसको बोलते हैं, वो रिट। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इंसिस्ट करती है राष्ट्रपति में। ठीक है। उसके बाद में किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर नवजात शिशुओं के साथ उपस्थित महिलाओं के लिए फीडिंग रूम या चाइल्ड केयर रूम की सुविधा उपलब्ध कराए जाने को दिशा निर्देश दिए। तो ये आपका केस है पहला वाला, मात्र स्पर्श इनिशिएटिव अभियान फाउंडेशन द्वारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2025। उसके बाद नेक्स्ट है उद्देशिका का विचार भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संतान उत्पत्ति के अधिकार की सीमा महिला के बच्चा धारण करने या न करने के द्वारा सीमित नहीं है। इस अधिकार के अंतर्गत में अन्य संगत अधिकारों के साथ साथ बच्चों की संख्या का चयन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। तो ये किस केस में कहा गया था? एक्स बनाम मुख्य सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एनसीटी दिल्ली। उसके बाद में नेक्स्ट है 50 संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? वर्ष में। ठीक है ना, कितनी बार होनी चाहिए? तो ये आपका 2 बार। ठीक है ना।
उसके बाद में नेक्स्ट है मैचिंग से रिलेटेड है, आपको बताना है इसमें कोड की सहायता से कौन सा इसमें मैच है। तो ये आपका जो है सामने आप देखेंगे तो ये सारे ही मैचिंग है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 52 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी जो वो जोड़ा गया था। तो शिक्षा का जो अधिकार है, कर्तव्य है माता पिता के लिए अपने बच्चों की शिक्षा का, वो जोड़ा गया इसमें, ठीक है ना, 11वां जो था। उसके बाद में 53 है कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो शांति में सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। तो ये सारे के सारे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 54 किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित यानी जो इम्प्लीमेंट है उसका करने का डायरेक्शन दिया था। तो ये आपका जो है जो सेहत बनाम भारत संघ का जो केस है उसमें कहा था। उसके बाद में नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कन्फेडरेशन नेचर का है, ठीक है ना। तो कन्फेडरेशन नहीं बोलते इसको, फेडरलिज्म भी बोलते हैं, फेडरलिज्म नेचर का है। तो ये कैसे पहचानेंगे, तो संघ और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ पावर्स जो दे रखे हैं। उसके बाद में कौन आर्टिकल, धारा नहीं आएगी, यहाँ आएगा अनुच्छेद, ठीक है ना। कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है। यहाँ पर एक भगवान की मूर्ति जो उसको नहीं माना है, ठीक है ना, केस लॉ के माध्यम से ये निकल के आए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है परिसंघ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, ये सही बात है। विधान किसी अन्य विधान मंडल को दिए गए विषय का आनुषंगिक रूप से अतिक्रमण करने के कारण ही विधि विरुद्ध नहीं होता। तो ये बात भी सही है, तो दोनों ही सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है संविधान में अनुच्छेद 31C किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पर ये 25वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद में फिर मैचिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची यहाँ 4 3 फिर 2 फिर 1, 4 3 2 1, तो इसमें पहला वाला, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है फिर मैचिंग से रिलेटेड है, केस लॉ है। तो इसमें आपका जो है ये 60 में के हर सिंह 2, ठीक है ना, फिर यहाँ ये 4 फिर 1 और फिर ये 3, तो इस तरह से 2 4 1 3। उसके बाद में 61 है एक संदूक तोड़कर खोलता है, उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के बाद उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। तो इन्हें कौन सा अपराध किया है, तो चोरी के प्रयत्न का, ठीक है ना, 61 का ए। उसके बाद नेक्स्ट है ए ने बीए की जाली अंक पत्र फर्जी जो है बना करके मार्कशीट एलएलबी की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, किंतु परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही वह जाली अंक पत्र पकड़ लिया गया। तो ए जो है किसका दोषी है, तो वहां पर वो छल के प्रयत्न का दोषी है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है 63 में। तो यहाँ पर स्वैच्छिक मतदाता ज्ञान के लिए एक प्रति हेतु है, ये सही नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है धारा 34 के अंतर्गत जो सामान्य आशय है उसका क्या मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो 64 का आंसर है आपका परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा। उसके बाद में अपहरण के अपराध के लिए जो अपहृत व्यक्ति होता है, जिसका अपहरण किया जाता है, वो होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए वो, तो यहाँ पर किसी भी उम्र का हो सकता है अपहरण के लिए, एब्डक्शन के लिए। उसके बाद में 66 एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझ करके उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। यह शिक्षक ने कोई अपराध नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जो आईपीसी की धारा 84 के प्रयोजन के लिए विकृत चित्ता अनसाउंडनेस ऑफ माइंड
को आश्रित करता है, जिसके कारण अभियुक्त धारा 84 का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। तो ये आपका कहा था प्रकाश नाई उर्फ सेन वर्सेस गोवा राज्य 2023 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। प्रीवी काउंसिल ने सामान्य आशय और समान आशय कॉमन इंटेंशन और इक्वल सिमिलर इंटेंशन के मध्य अंतर, ठीक है ना, डिफरेंस किया था। तो महबूसा वर्सेस किंग एम्परर का जो वाद है 68। उसके बाद में व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पर यह आपका जो है यह अधिकार क्या सही है, यहाँ पर ये कह रहा है क्या सही है, बल्कि यह अधिकार पागल के विरुद्ध नहीं होता है, यह अधिकार 7 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता है, होता है यह अधिकार माँ बाप के विरुद्ध नहीं होता है, ये सब होते हैं। यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध हो सकता है, यहाँ पर ये सही है, ठीक है ना, यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध हो सकता है, ये सही है 69। उसके बाद में नेक्स्ट है ए और बै दोनों 16 साल के हैं। ए शादी करने के बहाने बै को दूसरे शहर में ले जाता है जहां पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ ए जो है किसका दोषी होगा, तो यहाँ पर वो किडनैपिंग का दोषी होगा, ठीक है ना। ए ने बै को से के घर से चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया। बै ने मौका देखकर जब से बस से जा रहा था तो उसकी जेब काट ली, तो अब इसमें ए किस अपराध के लिए दोषी होगा, तो ए चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, ठीक है ना। उसके बाद 72 है यदि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने हेतु विचारण में यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त की गलती थी, यदि भी पीड़ित व्यक्ति ने भी समान त्रुटि की थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यह तथ्य की वास्तविक चोट पीड़ित के योगदान और सावधानी के कारण लगी थी, ये प्रतिरक्षा नहीं होगी, डिफेंस नहीं होगा। आईपीसी की धारा 124 ए जो सेडिशन से रिलेटेड है उससे संबंधित केस कौन सा नहीं है, ये पूछा है इसमें। तो ये सारे के सारे केस सेडिशन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है डी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ए बै को एक सिविल वाद अग्रसर करने से छोड़ने को प्रेरित करने के उद्देश्य से बै के घर को आग लगा देने की धमकी देता है, तो ए ने कौन सा अपराध किया है, तो यहाँ पर आपराधिक अवित्रास यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। उसके बाद में अजय की हत्या के आशय से बै जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उकसाता है वह ऐसा कार्य करे जिससे जय की मृत्यु हो जाए। बै उकसाने के परिणाम स्वरूप ए की एब्सेंस में कार्य करता है जिससे जय की मृत्यु हो जाती है। ए ने क्या अपराध कारित किया है, तो ए ने यहाँ पर मर्डर किया है। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा ये केस जो धारा 498 ए आईपीसी के दुरुपयोग मिसयूज से संबंधित है, तो ये कई बार जो क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है, तो प्रीति गुप्ता वर्सेस झारखंड राज्य का केस। उसके बाद नेक्स्ट है सही बताना है कि चोरी में कौन सा आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें से आपका 77 में चल संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो, तो ये सही है यहाँ पर। उसके बाद 78 है कौन असॉल्ट का इलस्ट्रेशन नहीं है, ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए बाद में देख लेने की जो धमकी दे रहा है बै को, ये यहाँ पर असॉल्ट का इलस्ट्रेशन नहीं है। ए एक मकान के बाहर जाने के दरवाजों पर बंदूकधारी मनुष्य को बैठा देता है और कहता है कि यदि जैसे ही ये भवन के बाहर मकान से बाहर जाने का प्रयत्न करे तो वो उसे गोली मार देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो सैदोष परिरोष रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है 80 आपराधिक प्रयत्न का इलस्ट्रेशन यहाँ पर कौन सा है, ठीक है ना। तो आपराधिक प्रयत्न का तो ए एक स्त्री बै को एक विषैला पदार्थ गर्भपात कारित करने के आशय से खिलाता है, परंतु महिला जो वो प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती नहीं थी। ए ने बै के 4 दांत तोड़ दिए, 4 दांत तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 320 आईपीसी। कौन आईपीसी के अधीन पनिशेबल नहीं है, तो हत्या करने की तैयारी यहाँ पर पनिशेबल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है 83 15 साल की जो नाबालिग लड़की अपने पिता का घर छोड़कर स्वयं और 10,000 रुपए साथ में लेकर जय के साथ में चली गई,
जो उसे विभिन्न स्थानों पर होटल आदि में ठहरने का खर्च उसी पैसे से किया, क्योंकि जय के पास में कोई पैसा नहीं था। इस दौरान जय ने उसके साथ 3 बार उसकी कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। तो यहाँ जय जो है किस चीज के लिए दायी होगा, तो यहाँ पर वो रेप के लिए होगा, यानी 376। उसके बाद में 84 है, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध है, सही चीज है, ठीक है ना। और मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है, ऐसा नहीं है, जो एक्सेप्शन वाले केस हैं आपने उसमें देखा होगा चैप्टर 4। उसके बाद में 85 है यहाँ पर मैचिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो 85 में आप देखेंगे यहाँ न्याय कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य 3, फिर ये हो गया 4, 3 4, फिर ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 3 4 1 2, ठीक है। उसके बाद में 86 है, ए और यह विष द्वारा जय की हत्या करने के लिए सहमत होते हैं, एग्री होते हैं। यह द्वारा विष लाया जाना था जिसे यह नहीं लाया, ए और यह दोषी होंगे, तब भी दोषी रहेंगे वो, ठीक है ना। यहाँ पर जय की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है, तो इसमें ये बताना है। तो जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक के लिए होता है। उसके बाद में यह पर अपना मुक्का ए इस आशय से संभावित जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा यह को यह विश्वास हो जाए कि ए यह को मारने ही वाला है। तो ए ने कौन सा अपराध किया है, तो ए ने जो है वो हमले का अपराध, असॉल्ट का अपराध किया है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ए ने डाकू द्वारा एक पैकेट में राजद्रोही प्रकाशन सामग्री एक पत्र के साथ भेजी, जिसमें भेजने वाले से प्राप्त करने वाले से उस सामग्री को लोगों में वितरित करने का उससे अनुरोध किया गया। उस पैकेट को रास्ते में ही पकड़ लिया गया और वह जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति था, प्रेषित जिसको बोलते हैं, उस तक वो कभी नहीं पहुंचा। तो ए ने कौन सा अपराध किया है, तो ए ने यहाँ पर राजद्रोह कारित करने के प्रयत्न का अपराध किया है। उसके बाद में कह रहा है इनकम्प्लीट ऑफेंस कौन सा है, तो आपराधिक प्रयत्न का जो अपराध है वो इनकम्प्लीट ऑफेंस है। उसके बाद में नेक्स्ट है 91, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो अपराध होता है, हमला जो होता है, तो वो किस धारा के अधीन है, तो वो 354 के अधीन है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 92 कह रहा है एविडेंस की धारा 8 के अधीन निम्न में से कौन सा एविडेंस में रिलेवेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, कोई परिवाद किए बिना ही लूट के कथन का साक्ष्य देना। एक चिकित्सक डॉक्टर जो है उसके पास इलाज करा रही 30 साल की एक महिला के साथ में वो रेप करता है और वह महिला कहती है कि उसने कंसेंट नहीं दी थी, तो इस मामले में कोर्ट क्या करेगा, तो मानेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी, ठीक है ना। उसके बाद में कौन व्यक्तिबंदी निर्णय है, एक राइट एंड रैम होता है, एक राइट एंड पर्सोनेम होता है, तो ये राइट एंड पर्सोनेम की बात पूछ रहा है, ठीक है ना, व्यक्तिबंदी निर्णय। तो जो पामी से रिलेटेड जो निर्णय नहीं है वो व्यक्तिबंदी है, प्रोनोट, प्रोबेट विषयक, एडमिरल्टी, ठीक है, मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंसी। तो इसको नहीं काउंट किया जाता मैट्रिमोनियल में, दाम्पत्य अधिकार के प्रतिस्थापन के बाद में अंतिम निर्णय जो है ये यहाँ पर मैट्रिमोनियल नहीं है। उसके बाद में 95 है, कौन सा कॉन्स्पिरेसी साबित करने के लिए साक्ष्य की रिलीवेंसी के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पर इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में या यह साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है, ये सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा एक सह अपराधी एकम्प्लिश नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई कंप्लिस जो है उसको ये नहीं कह रहा है, तो ये यहाँ पर जो गुप्तचर जो होता है वो सह अपराधी नहीं है। आंग्ल विधि का जो रेस जेस्ट है, एक ही समवार का भाग, उसका सिद्धांत का क्या भारत में कोई महत्व है भारत में महत्व। इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन 6 है उसमें ये दिया हुआ है। उसके बाद में 98 है, एडमिशन का प्रयोग सह प्रतिवादी यानी सहअभियुक्त के विरुद्ध किया जा सकता है, सही बात है, ठीक है ना। उसके बाद में एडमिशन करने वाले पर यह बाध्यकारी है, इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है, तो दोनों ही बातें सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण उसका नहीं है। उसके बाद में 99 है, धारा 17
एविडेंस की, उसमें जो स्वीकृति है एडमिशन, उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर सामान्यतः यह तत्वहीन है कि स्वीकृति किसी व्यक्ति के समक्ष किस व्यक्ति के समक्ष की गई है, तो ये बात यहाँ पर सही नहीं है। उसके बाद में 100 मैचिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले का है आपका विशेषज्ञ की राय पर, इसका आंसर होगा 3 4 1 2, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आप जो है इनको देख लेना और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये हमारा तीसरा टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है 7 में। अब कोशिश करेंगे कि अगला टेस्ट आपका 10 में आ जाए, ठीक है ना, 4th टेस्ट। तो इस तरह से ये आपके 1 4 7 10 13 और 16 और 19, ठीक है ना, फिर 22 और 25। तो इस तरह से करके ये आपके 4 और 3 7 और 2 9 और 28 में 10वां, ठीक है ना। इस तरह से करके आपके ये 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे 28 नवंबर तक। फिर दिसंबर में शुरू करेंगे यूपीएपी से रिलेटेड, ठीक है ना, जिसमें बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।